रिकॉर्डिंग आई आधे घंटे की, क्लास होगी 1.5 घंटे की। बताओ, स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही? यस मैम। तो टेस्ट होता है प्रैक्टिस, कि हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन कैसी है। एप्लीकेशन दिमाग में सोचने से नहीं आती, एप्लीकेशन करने से आती है। ट्रस्ट में, अगर तुमको इस बात पे ट्रस्ट नहीं है ना, किसी दिन एक दिन के लिए सुबह 6 बजे उठ के एक बार क्वेश्चन आंसर लगा के देख लेना मेरे साथ, यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। अंशुल, इट्स अ जेंडर न्यूट्रल फिनोमेना। तो टेस्ट में प्रैक्टिस करनी होती है, टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उससे अपने आप को जज नहीं करना है, अगर आपको करना है तो उससे अपनी गलती से सीखो। समझ में आई? पर ये मत सोचो जो यहाँ किया है वही पेपर में होगा। अगर ऐसा होता तो फिर टेस्ट का पर्पस ही क्या था? पहले तो मैं ऐसे टेस्ट दे के कर लेता ना, एनटीए इतना बड़ा पेपर रख के तुम्हें चेक क्यों करता? यू आर इन जनवरी, जस्ट इमेजिन जनवरी के हर संडे में तुमने टेस्ट दिया। तुम्हें सीरियसली लगता है नीट में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें आते नहीं होंगे? अरे तुम्हें उतने ही टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, कितने सारे नीट से क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे। टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, आपको वहां पे सीखना होता है। एंड दूसरा टेस्ट इज अबाउट टेम्परामेंट बनाना। तो थोड़ी देर के लिए साउंड इसकी वो कर ले, कोई बात नहीं। टेम्परामेंट बनाना है, टेम्परामेंट बनाना मतलब ये मजाक नहीं है कि 3 आवर बैठो और वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करो। बायो की 2 बुक्स हैं, 11th और 12th की, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा है। तुम देख रहे हो तुम्हारा दिमाग कहाँ भागेगा? एक तरफ मैं सोच रही थी प्लांट में ट्रांसपोर्ट के बारे में, और सडनली क्वेश्चन आ रहा है ह्यूमन के हार्मोन के ऊपर, और फिर सडनली क्वेश्चन आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर इकोसिस्टम पूछ लिया। तो कितना सारे दिमाग को काम करना पड़ेगा। तुमको लगता है एक दिन में हो जाएगा? तो गलत है। मैं भी अपने एंट्रेंस एग्जाम देखने जाती हूँ ना, तो एक दिन में नहीं होता। यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे। इसलिए फुल सिलेबस टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, एंड आई रियली वांट कि फुल सिलेबस टेस्ट ही हो तुम्हारे, ताकि तुम्हें इधर से उधर शफल करना है। और जब इतना दिमाग लगाओगे उस सब्जेक्ट में जो तुम्हें इजी लगता है, फिर सोचो जो डिफिकल्ट लगता है उसमें क्या हालत होगी। लेकिन ये तुम्हारी हालत होगी अगर तुम यहाँ पे कर जाओगे ट्यूशन में, है ना? तो फिर पेपर में दिक्कत नहीं होगी। पेपर में तुम्हें पता होगा कि हाँ इतना सिर दर्द होना है, तो बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी। समझ रहे हो ना? एक्लिमेटाइज मतलब आदत हो जाती है शरीर को। तो तुम अपने दिमाग को आदत डाल रहे हो कि जब भी संडे आता है ना तो हमें बहुत लंबा पेपर देना होता है, क्योंकि लगभग नीट भी संडे को ही पड़ता है। तो यू प्रैक्टिस योर सेल्फ, ताकि जब तुम नीट देने जाओ तो तुमको लगे वन ऑफ द पेपर है जो हम देते ही थे। राइट? तो टेस्ट के ये 2 पर्पस होते हैं। उससे मोटिवेट या डीमोटिवेट कुछ भी मत हुआ करो ना, मोटिवेट हुआ करो। अगर पूरे नंबर भी आ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन। यू जस्ट नो कि इस पार्ट में जो क्वेश्चंस आते थे ये मुझे आते हैं, दैट मीन्स इसके अलावा जो पार्ट पड़ गया अब मुझे वो पढ़ना है। समझ में आई? तो टेस्ट से मोटिवेट और डिमोटिवेट होना ही नहीं है। टेस्ट से 2 ही चीज़ें करनी है, एक जो पढ़ा था उसका प्रैक्टिस, और दूसरा अपना टेम्परामेंट बनाना है। 3 घंटे एक जगह पे बैठ के पेपर देना, बिकॉज ट्रस्ट मी उसके बाद इंसान थकता है। जिसने जेन्युइनली बैठ के कभी पेपर दिया होगा तुम में से, बिना चीटिंग करे, बिना बीच में उठे, बिना इधर उधर देखे, अगर सच में पेपर दिया होगा तो तुम्हें पता होगा कि थक जाता है शरीर भी और दिमाग भी। उसके बाद रेस्ट चाहिए होता है, और उसके बाद अपने टेस्ट को एनालिसिस करने के लिए गट्स चाहिए होते हैं। बहुत ही मैच्योर होते हैं वो, बहुत ही समझदार होते हैं वो। अब समझ, अब मेरी बेइज्जती होगी, समझदार ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में, मात्राओं की क्षमा चाहेंगे हम। बहुत ही समझदार बच्चे होंगे जो अपने टेस्ट को एनालाइज करते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी, अपने सारे नॉन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। लेकिन जो ये करेगा ना, मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूँ, तो सिर्फ संडे टेस्ट दे दे के तुम्हारे कम से कम एटलीस्ट +25 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और ये फैक्ट है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं टेस्ट नहीं देती थी स्कूल में, मैं कभी नहीं दिए टेस्ट। मैं प्री बोर्ड नहीं देती थी, और छोड़ो, मैंने नहीं दिए। और मेरे को ऐसे किसी ने समझाया भी नहीं कि ये तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा बहाने से निकल जाती थी, क्योंकि मेरा बढ़िया चल रहा था स्कूल में, अपना अच्छा चलता है। ठीक है, तो प्री बोर्ड भी नहीं दिए, कर करा के हो गए पास आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? मुझे नुकसान हुआ इसका एंट्रेंस के टाइम में। ठीक है, तो जब मैं पोस्ट ग्रेड के टाइम पे गई, जब मैंने वहाँ एंट्रेंस के लिए पढ़ा, देन आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। राइट? और उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। शायद मैं स्कूल में करती तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता, अब मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने अपने पीएचडी के लिए प्रिपेयर किया, तब की मैंने प्रैक्टिस, एंड देन आई अंडरस्टूड कि मैंने मिस क्या कर दिया। प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी होता है, टेस्ट देना कितना ज़रूरी होता है। और वहाँ पर मैंने कोई टेस्ट नहीं कभी मिस किया उस ट्यूशन में, ना मैंने कोई टेस्ट मिस किया, ना मैंने वहाँ पर कभी कोई क्लास मिस करी। आई डू रिमेंबर मेरे बहुत अच्छे दोस्त का बर्थडे था, और मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई थी, पर मैं गई नहीं थी। मैंने क्लास लगा के जाऊंगी फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। तो काफ़ी गंदी लड़ाई हुई थी वो, क्योंकि बहुत पुराने दोस्त थे मेरे, बट आई डिडेंट गो आउट। द रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे पता था कि ये क्लास वापस नहीं आएगी, इसका बर्थडे अगले साल भी आ जाएगा, और मैं क्लास ख़त्म करके भी जा सकती हूँ। अगर मेरा दोस्त है तो वो समझ जाएगा, लेकिन मेरा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो तब मैंने सीखा था कि
कैसे फर्क पड़ता है काम करने से। तो मैंने दोनों फेजेस देखे थे, जब मैंने नहीं किया बिल्कुल भी और जब मैंने सच में मेहनत की, तो मुझे समझ में आया मेरी नॉलेज कितनी बड़ी। तो अगर टीचिंग में मेरी नॉलेज बड़ी है और मुझे पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें कुछ याद भी आती है, वो जस्ट बिकॉज मैंने पीएचडी की तैयारी की थी। उस प्रिपरेशन में आई लर्नड कि डिसिप्लिन की वैल्यू क्या होती है। तो आई नेवर मिस क्लास, उससे फ़र्क पड़ता है, क्लास रेगुलर लगाने से फ़र्क पड़ता है। एंड आई नेवर मिस टेस्ट, मेरे सारे टेस्ट होते थे, वो टीचर क्लास में अनाउंस करती थी। हमारे तो ऑनलाइन होते थे तुम्हारी तरह, तो टीचर क्लास में बोलती थी अपने टेस्ट दे देना टाइम से, मेरा कंप्लीट होता था हमेशा टेस्ट। और मेरे टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आ जाते थे, धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए थे। आई वॉजन ऑब्वियसली परफेक्ट, आपके पीएचडी एंट्रेंस में जल्दी से ज़्यादा नंबर आते भी नहीं है, पर आने बेहतर हो गए थे। ठीक है, सो गिव योर टेस्ट, डोंट बी स्केर्ड। कोई कोई तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं, सब तुम्हें एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज भी तुम्हें तुम्हारे टीचर ही कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। ओके, सो गिव योर टेस्ट। इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, थक गई मैं। समझ आ गई कि नहीं? ये मैम। गिव योर टेस्ट। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है देन आस्क, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करना है करो, फ़ोन कर लो। ऐसा तो है नहीं फ़ोन नहीं उठाते, ठीक है मैं कभी कभार फ़ोन नहीं उठाती हूँ, बैक कॉल तो कर देती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन कर लो, तुम्हारे हमारे बीच में रह जाएगी। आई थिंक कभी किसी बच्चे ने फ़ोन करके कोई प्रॉब्लम डिस्कस भी की होगी, तो आई डोंट थिंक कभी उसने उस बारे में डिस्कस करते हो मुझे यहाँ सुना होगा। मैंने कभी किसी को कोई नाम नहीं लिया, जबकि तुम काफ़ी लोग बात कर लेते हो, काफ़ी प्राइवेट है ना। तो उसका पर्पस क्या है? उसका सिंपली ये पर्पस है कि इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम बोलो अपना दिल हल्का कर लो, उसके बाद पढ़ लो। राइट, एंड हाँ ओके। और दूसरी चीज़, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, पता है सबको? यस मैम। यस मैम। तो फिर हाँ, कोई मैम। मुझे कॉल मैसेज करेगा कुछ दिनों के लिए? क्या मैम? नो। हाँ, कोई मुझे कॉल मैसेज नहीं करेगा, है ना? वेरी गुड, ये मेरे शाबाश बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैम पर टेस्ट और क्लास और स्कूल के एक साथ रिवाइज नहीं होता। आई एग्री, टेस्ट और क्लास और स्कूल कितने टाइम के लिए? टेस्ट और क्लास और स्कूल का एक साथ रिवाइज नहीं होता। तो अंशुल गिव मी अ कॉल ना। हिमांशु मैं कल नहीं होंगी, परसों नहीं होंगे, और शायद मंडे को ना हूँ, पर मंडे का कंफर्म नहीं है। अरे छुट्टी पे जा रही हूँ यार, हद हो गई। अंशुल तो कॉल करना, तभी तो तेरे से मेरे को कैसे पता चलेगा भाई तेरे को प्रॉब्लम हो रही है? वही तो कह रही हूँ मैं, बता तो सही प्रॉब्लम क्या है तेरी, तभी तो कुछ सेटलमेंट करेंगे उसकी। ऐसा थोड़ी है मैं तेरे को बोलूँगी कि ऐसा है कि स्कूल भी अलग से पढ़ ले, एंट्रेंस भी अलग से पढ़ रहे और तू पागल हो जाए, ऐसा तो मैं बोलूँगी भी नहीं यार। रियलिस्टिक बोलूँगी मैं, उतना ही बोलूँगी जितना हो पाएगा। मैं ना, मेरा दिमाग खराब है ना मैं तुम्हारा करना चाहती हूँ, ठीक है? डिप्रेस नहीं करने हमने बच्चे, डॉक्टर बनाने हैं। ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। मैं सपोर्ट नहीं करती ऐसी एजुकेशन। तो भाई फ़ोन करा करो, बताया करो ये दिक्कत है, सॉल्यूशन बताओ। मुझे भी मौका दो, मैं भी कुछ सोच के कुछ फिजिबल सॉल्यूशन निकालूंगी, लेकिन बता तो सही। मैंने सेल लिख दिया, लाइफ लिखना था। अच्छा, हाँ भाई, हाँ हाँ ठीक है, ओके। चलो आजा सेल पे। यस मैम। थक गई मैं। मोटिवेशन के लिए तुम विराट कोहली की वीडियोस क्यों नहीं देखते? इतनी तो कूल होती है। कोई है विराट कोहली का फैन? यस मैम। नहीं भी हो तो वीडियो देखना, इज ए वेरी इम्प्रेसिव पर्सन, मज़ा आता है उसकी उनकी वीडियो देख के। चलो भाई, हम पहुंचे थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। एंडो मतलब इनसाइड। किसके इनसाइड? किसके इनसाइड? सेल की। किसका सेल? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। और मेम्ब्रेन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि जो ऑर्गेनल्स हैं, हाँ जो ऑर्गेनल्स है उसके, वो मेम्ब्रेन कवर्ड है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम कितनी ऑर्गेनल पढ़ते हैं? कितनी? कोर। और ओ अच्छा, मेरी बात तो भी नहीं आ रहा तू है। एक मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे स्मूथ, आरईआर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्टीरॉइड्स बनाता है? स्मूथ या रफ? स्मूथ। स्मूथ, यस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही पड़े होते हैं, अगर हम पीछे जाएं सेल के थोड़ा सा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास ही पड़े होते हैं ये छोटे से स्ट्रक्चर्स, प्यारे प्यारे से भोले वाले स्ट्रक्चर, और इनका नाम है राइबोसोम्स। नहीं, राइबोसोम नहीं। गोल्गी एपरेटस। कोई जाए,
यार ये तो गोल्जी था, कल कल गोल्गी था, ये गोल्जा है, पहली बार सुना मैंने। ये कौन सी इंग्लिश है, ये हमें नहीं आती। अच्छी लगी मुझे तुम्हारी, नहीं नहीं गोल्जा से पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास गोल्जा। ठीक है, कब डिस्कवर हुआ था, ईयर 18 1898 1898 ना। तो कैसे याद रखूंगी, 88 वाला है गोल्जी। ठीक है, तो गोल्जी हमारा है ये 88 वाला, 1898, तो याद रह जाएगा। वैसे तो डेट्स ऐसे ऐसे जरूरी नहीं होती, लेकिन ना यार कभी कभार पता नहीं होता, खेल जाते हैं ये, तो फिर एनसीईआरटी में दिया तो लिख लेना। तो गोल्जी डिस्कवर किन्होंने किया था, उनका नाम था कैमिलियो गोल्जाई कैमिलो गोल्गी, गोल्जी, गोल्जा, है ना, नाश मार दो नाम का भाई कोई। तो उन्हीं के नाम पे ऑनर किया गया था। डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, फाइनली वो गोल्जी के नाम से उनको ऑनर कर दिया था साइंटिस्ट को। ऐसा करते हैं अक्सर उनकी डिस्कवरीज को लेके। ठीक है, तो जो गोल्जी होता है ना, उसके कुछ पार्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए। देखो पहले तो ऐसी लाइंस बना लो। अब इसकी लाइंस को थोड़ा सा मोटू कर दो साइड से। क्यों मोटू कर दो बताऊंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। अरे जतिन आया आज? यस मैम। बेटा आज तो स्केलेटन करेंगे फाइनली, सिलिया फ्लैजेला आ गया तेरा। टाइम इमेमोरियल बेचारा पिछले साल से बोल रहा है सिलिया फ्लैजेला पढ़ा दो पढ़ा दो। खुश हो जा, तेरी बारी आज है। तो देखो गोल्जी जो है उसके पास था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, तो लेट्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरफ है। ठीक है, ईआर इस तरफ है, स्मूथ रफ कुछ भी लगा लो, ईआर इस तरफ है। तो ईआर के बिल्कुल पास जो पड़ा है गोल्जी का साइट, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, सिस फेस। इसके ना नाम है जो तुमको याद करने पड़ेंगे, इसे हम कहते हैं सिस फेस। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। तुमने सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में। जब किसी भी सारी चीजें एक जैसे स्ट्रक्चर एक ही साइड होते हैं तो वो सिस होता है ना। फिर जो अलग अलग होते हैं तब वो ट्रांस होता है, ऐसे ही होता है ना। यस मैम हो गया ना, तो ट्रांस फेज दूर वाला है। अरे स्मिता फोन आ रहा है, बाद में उठाइयो। ठीक है, तो ट्रांसफेम। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट्स से मैं रफ की बात करती हूँ, तो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया होगा, किसकी चेन बनाई होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है बेटा, उसके ऊपर राइबोसोम तो लगे हैं, पर वो बनाते क्या है मिलके, प्रोटीन्स। प्रोटीन बना दिए। प्रोटीन बना के मॉडिफाई भी कर दिए होंगे इसने, ये प्रोटीन की चेन है। ठीक है, और ये होती वैसे वेसिकल के अंदर है, कोई भी चीज ना ऐसे नहीं ट्रेवल करती। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल जाएगी प्रोटीन की चेन, ऐसे देखो। ठीक है, और ये जाके फ्यूज कर जाती है किसके पास, गोल्जी अपैरेटस के पास। ठीक है, तो सिस फेज वो वाला फेज है जहां पर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज बनी है वो फ्यूज कर जाएगी। ठीक है, तो सिस फेज साइट है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग साइट। फॉर्मिंग साइट क्यों, कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था वो यहाँ आके फ्यूज हो गया। अब यहाँ आके फ्यूज हो गया तो गोल्जी अपैरेटस भी कुछ काम करेगा। तुमको पता है गोल्जी को एक और नाम से भी जानते हैं, पता है क्या, जो रेड रेड कलर का होता है, चिट्ठी डालते हो उसमें नलायक को, ये नहीं पता तुम्हें, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेलर है। क्या बात हो गई तुम, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है जब तुम चिट्ठी देते हो, अब तुम तो क्या ही देते होंगे बेटा। अगर एक चिट्ठी है, ठीक है, ये मैंने चिट्ठी डाली है कि ये जो बच्चे एकदम रिवाइज नहीं करके आते हैं, ये देखो एक और आया डिक्टायोसोम। क्या बात होगी साहिब, कहाँ है भाई तू। तो मैं ये चिट्ठी डाल रही हूँ कि बच्चे नालायक क्लास में बोलते नहीं है, नालायक। तो ये चिट्ठी डाल रही हूँ मैं तुम्हारे घर वालों के नाम। ठीक है, अब मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगी चिट्ठी लेके, तो वो सीधी भेज देंगे तुम्हारे घर या कुछ करेंगे इसके ऊपर, स्टैंप लगाएंगे। लगाएंगे। ठीक है, और मुझसे पैसे लेंगे। ठीक है, मुझसे एक Yes, दो ma'am. स्टैंप और लगवा देंगे। फिर मुझे बोलेंगे मैडम पीछे एड्रेस तो लिख दो, नालायक के नाम पे थोड़ी जाएगी सिर्फ, एड्रेस वेड्रेस लिख दिया तो मेरी चिट्ठी मॉडिफाई होगी। देखो पहले कितनी प्यारी सी दिख रही थी, अब कितनी सारी Yes, मॉडिफाई ma'am. होगी, है ना। तो इसलिए हम इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो भी मटेरियल इसके पास आता है ना गोल्जी के पास, ये उसको मॉडिफाई करता है। तो देखो कैसे मॉडिफाई करता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ बनाते हैं, देखो जनरली कॉर्नर्स होता है ना वहां पे मॉडिफाई करता है। देखो यहाँ पे जो ये थी प्रोटीन की चेन, प्रोटीन की चेन में देखो मॉडिफिकेशन तुम्हें दिखा रही है, दूसरा कलर ऐड हो रहा है, दिख रहा है। हो सकता है इसके ऊपर शुगर की चेन लगा दे,
ठीक है, हो सकता है उसके ऊपर लिपिड की चेन लगा दे, ठीक है, हो सकता है इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दे, शुगर इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया उस मटेरियल को, राइट। तो मॉडिफाई करके ये क्या करेगा, इस वेसिकल को अब नेक्स्ट सेगमेंट में भेजेगा। तो जो गोल्जी होता है ना, वो कुछ ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट की मैम तरह बना होता है। बोल बोल मैम बोल। ये एंड्स में करेगा ओनली, जैसे हाँ इसके वैसे ना एंड्स है ना दोनों दो साइड। थ्योरीज होती है कि ये बीच से भी करता है और एंड से भी करता है, पर जनरली हम मानते हैं एंड से ही करता है, लेकिन ये तुझसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। मैं तेरी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि मैं इसको मोटा क्यों बनाती हूँ। तो ये एंड में जाके मॉडिफाई करता है, फिर ये गोल्जी का एंड वाला पार्ट थोड़ा सूज जाता है, फिर वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, ठीक है। और फिर वो नेक्स्ट सेगमेंट में जाता है, फिर वहाँ पे और मॉडिफिकेशन करता है, फिर एंड वाला पार्ट सूजता है और वहाँ से वो टूट जाता है। तो तुम समझ रहे हो ना कि जैसे अगर तुम पेस्ट को ऐसे दबाओ तो पेस्ट बाहर को निकलता है, तो वो बहुत अमाउंट में निकलता है, मोटू सा होता है। ये कुछ वैसा ही है कि ट्यूब का कॉर्नर है ये, पेस्ट का माउथ समझ लो ये। तो यहाँ से जब पेस्ट निकलेगा वो थोड़ा मोटे से अमाउंट में निकलेगा, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो जो भी मटेरियल है ऊपर से, चाहे वो प्रोटीन आया चाहे वो स्टीरॉयड आया, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों गोल्जी के पास भेजते हैं, तो वो चीज़ मॉडिफाई होती जाती है। क्योंकि चीज़ मॉडिफाई होती चली जा रही है, इसलिए हम सिस फेज को फॉर्मिंग फेज कह रहे हैं, क्योंकि वो नई चीज़ें ऐड कर रहा है ना चेन में, तो नई चीज़ें बना रहा है वो, ठीक है। तो सिस फेज इज अ फॉर्मिंग फेज जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके मटेरियल फ्यूज करता है गोल्जी में। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, अब ma'am. हमारी जो आईज होती है, हमारी जो आईज होती है, अगर ये देखो तो जी कॉर्निया होता है तुम्हारा, कैसा होता है, ऐसा होता है बाहर से, अगर मैं इसको टच करूं, या फिर ऐसे है अंदर की तरफ, बाहर की ये वाला ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऐसी शेप को? कॉनकेव, कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स कन्वेक्स। कॉन्वेक्स, यस, राइट। सो जो हमारा सिस वेक्स होता है वो हमारा होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे उठा हुआ है ना यहाँ से, तो इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। समझ आई? यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो सिस फेज कौन सा है, वो फॉर्मिंग साइट है, वो कॉन्वेक्स है, यहाँ पर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल फ्यूज करता है, फिर वो यहाँ जाता है। अब यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट पे आ गया, देखो ये बैठा है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब इसने गोल्जी से रिलीज होना है और अपनी डेस्टिनी पे जाना है, जो भी इसकी जिंदगी का पर्पस है। हो सकता है ये प्रोटीन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, सेल से बाहर जाके एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में चली जाए, ठीक है। ओके, स्लाइड शो हो रही है सबको? यस मैम। रितिका बोल रही है? नो मैम। बेटा एग्जिट करके एंटर कर फिर। तो या तो हो सकता है ये सेल से बाहर चला जाए, अपनी डेस्टिनी पे जाएगा, ये डेस्टिनी मतलब क्या इसकी किस्मत में लिखा था, ठीक है। या तो ये विल गो आउट ऑफ सेल, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी तो सेल बनाता है, या फिर यूज इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल कोई जगह बता सकते हो जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत होगी सेल को? कोई सेल का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें प्रोटीन की जरूरत होती है? Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज कर जाएगा, दैट डिपेंड्स उसको कहाँ जाना है। तो गोल्जी उसके ऊपर ऐसे टैग लगा देता है कि उसको कहाँ पर जाना है। तो गोल्जी की बॉडी से जहाँ पे ये वेसिकल, क्योंकि ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड है ना, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेसिकल। तो गोल्जी की बॉडी से जहाँ से ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल निकला, गोल्जी से अलग हुआ, वो वाला फेज कौन सा होता है? ट्रांस फेज। और इसको हम मैच्योरिंग कहते हैं, फेज। हाँ, मैच्योरिंग फेज। ट्रांस फेज है मैच्योरिंग फेज, क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाते हो फिर आप घर से दूर हो जाते हो थोड़ा सा, है ना, अब आप अपनी लाइफ बनाते हो अलग से, राइट। और ये कैसा होता है, ये देखो ये इस तरीके से है, हम इसको नीचे से लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। ये वाला किस, आप नीचे से अगर इसे देखोगे तो ये होता है इन अ फॉर्म ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव। कनकेव। बस यार यही कंपैरिजन आता है, देख रहे हो तुम, ये वाला कंपैरिजन और ये वाला कंपैरिजन, इसी से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। समझ आई? यस मैम। इसको सॉल्व करो। यस मैम। ट्रांसफर एक बार से ट्रांस फेज भी था, यहाँ पर आ गया ना गोल्जी का मटेरियल, अब इसने बाहर निकल जाना है गोल्जी से। तो जो लास्ट जगह थी जहाँ पर ये गोल्जी के साथ अटैच था वेसिकल, उस लास्ट जगह को हम कहते हैं ट्रांस फेज। उसी को हम कहते हैं कि वो कॉनकेव है शेप में, और वही मैच्योरिंग फेज है। अब यहाँ से वो गोल्जी से अलग हो जाएगा वेसिकल, या तो सेल के अंदर ही यूज होगा या सेल से बाहर चला जाएगा, दैट डिपेंड्स उस मटेरियल के ऊपर, ठीक है। मैम मैम ट्रांसफेज में ओनली वो मैच्योर होंगे ना, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाएंगे? हाँ, ये पूरे रास्ते में वो मैच्योर होते थे, पूरे रास्ते में मैच्योर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफेज में क्या होगा?
ट्रांस फेज में भी बच्चे कुछ मैच्योरेशन होगी, हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी मैच्योरेशन होती है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट की चेन है, हो सकता है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लग रहा है, फिर आगे जाके और कार्बोहाइड्रेट की चेन लग रही है। तो ये सारे फेजेस में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी। दैट डिपेंड्स कि उस प्रोटीन पे या स्टीरॉयड पे और क्या लगना है। सारे चैनल्स पे, पूरे गोल्जी में इसमें मॉडिफिकेशंस होती है। ठीक है, ओके मैम। ओके डन। अब देखो फंक्शन ऑफ गोल्जी, फंक्शन ऑफ गोल्जी पे क्वेश्चन आ सकता है। दैट गोल्जी इज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, जो प्रोटीन आया है अगर उसके ऊपर मैंने कार्बोहाइड्रेट लगा दिया तो वो ग्लाइकोप्रोटीन। अगर जो लिपिड आ रहा था बन के, मान लो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो मैंने उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दी तो ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइको से याद रख लेना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की चेन जनरली ऐड होती है, बड़ा कॉमन सी चीज है ये। एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट, जो मॉडिफाइड प्रोडक्ट हो रहा है उसके आसपास अच्छे से वेसिकल बना देता है, ये उसकी पैकेजिंग कहते हैं। फिर पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उसकी डिलीवरी कर देता है, या तो सेल से बाहर धक्का देगा या इंट्रासेलुलर टारगेट्स होंगे। इंट्रासेलुलर मतलब, इंट्रा मतलब अंदर, इनसाइड से। अंदर। ठीक है, डन। यस Yes, मैम। ma'am. ऑल अबाउट गोल्जी। ठीक है, तो या तो मॉडिफाई कर देगा वो प्रोटीन्स को, कि ये जो प्रोटीन बना है ना हिमांशु, ये देखिए जो प्रोटीन बना है ना ग्रीन कलर से, इसको मॉडिफाई कर दिया उसने। तो अगर ये प्रोटीन की चेन के ऊपर मैंने कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दी है तो मैं उसको बोल दूंगी ग्लाइकोप्रोटीन। अगर इसके ऊपर मैंने लिपिड की चेन लगा दी है तो मैं इसको बोल दूंगी ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद ये जो इसने प्रोटीन मॉडिफाई किया, इसके आसपास बहुत अच्छे से वेसिकल लगाता है ये, क्योंकि इसको वेसिकल के अंदर ही रहना है। ऐसा सेल में साइटोप्लाज्म में खुला नहीं छोड़ सकता, ये रिएक्ट कर जाएगा और फिर इस मटेरियल को सेल से बाहर भेज देगा या अंदर रखेगा, डिपेंडिंग अपॉन उस मटेरियल की किस्मत कहाँ लेके जाती है। ठीक है, अब इतना था हमारे पास गोल्जी का। डन सबका? यस Yes, मैम। अब ma'am. देखो, अब जो गोल्जी से निकला, देखो गोल्जी से बहुत वेसिकल्स निकलते हैं, लेकिन दो और ऑर्गेनेल हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो गोल्जी से ही बन के निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर गोल्जी एक छोटू सा वेसिकल बना के निकाल रहा है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या एंजाइम्स है हम बाद में पढ़ेंगे, इसके अंदर भी एंजाइम्स है। सो ये गोल्जी अगर छोटा सा वेसिकल बना के निकाल रहा है और एक बड़ा सा वेसिकल निकाल रहा है, ठीक है, कुछ भी बना सकता है गोल्जी, और हो सकता है बहुत सारे प्रोटीन वाले भी बना रहा है, वो सब छोड़ो। अब ये बता रहे दो ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो गोल्जी खुद ही बनाता है। ठीक है, तो वो जो दो ऐसे ऑर्गेनेल्स है वो कहते हैं जो छोटे साइज का वो वेसिकल बनाता है ना, वेसिकल मतलब एक गोला जिसकी कवरिंग है और उसके अंदर कोई मटेरियल है, उसको वेसिकल कहते हैं। तो अगर वो छोटे साइज का बना रहा है तो दिस इज नोन एज लाइजोसोम, और अगर वो बड़े साइज का है तो दिस इज नोन एज वैक्यूल। और ये है हमारे लास्ट टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल बना, वो गया गोल्जी के पास, गोल्जी में हो गई मॉडिफिकेशन। तो मैं इसमें मॉडिफिकेशन दिखा देती हूँ तुमको, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। उसके बाद गोल्जी ने भी एक मटेरियल बाहर निकाल दिया। अगर वो छोटू सा वेसिकल बना रहा है तो मैं उसको कह रही हूँ लाइजोसोम है वो, और अगर वो थोड़ा बड़ा सा वेसिकल बना रहा है तो मैं कह रही हूँ वो वैक्यूल है। सबके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन है। इतना क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये कर लो। अब हम पढ़ेंगे लाइजोसोम एंड वैक्यूल। छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चले, यस मैम। Yes, तो ma'am. देखो लाइजोसोम तुमने कहीं सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. Suicidal bag of the cell. सुसाइडल बैग। और कभी सुना है तुमने आंखों के आंसू में भी होता है? तो lysosomal. हम्म? नहीं, चलो कोई डाइजेशन के टाइम पे भी एक बजेगा बताऊंगी। तो लाइजोसोम का फीचर, पहले तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। दूसरा ये एसिडिक है नेचर में, मतलब अगर ये लाइजोसोम है ना, ये बना रही हूँ अब तो मैं थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ, तो इसकी पहले तो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर है। दूसरा इसका मीडियम एसिडिक है, यानी कि नेगेटिव है पीएच पे, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ वैल्यू है। तो इसका पीएच होता है लगभग 5 to 5.5। बुक्स में अलग अलग दे रखा होता है तो तुम लगा लेना 5 to 5.5 का। और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम से भरा हुआ पैकेट है ये, ठीक है। इसके पास ऐसे ऐसे एंजाइम है जो क्या कर सकते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे प्रोटीएसेस। वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास ऐसे ऐसे एंजाइम है जो डाइजेशन कर सकते हैं प्रोटीन की, लिपिड की, फैट की। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब लाइजोजाइम के साथ एक दो टर्म्स है जो तुमको पता होनी चाहिए। एक होती है फेगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस। पता है फेगोसाइटोसिस क्या होती है? Death of sperm.
तो स्पर्म, जब स्पर्म मर जाते हैं तो उनको मैक्रोफेजेस खा जाते हैं, तो फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो सेल ईटिंग इज फेगोसाइटोसिस, किसी भी सेल को खाना इज फेगोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग इज पिनोसाइटोसिस। अब सेल ड्रिंकिंग का मतलब क्या है? या तो मटेरियल बहुत सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, या फिर मटेरियल बहुत ही स्मॉल है स्ट्रक्चर में, तो हम कहते हैं सेल पी रहा है। सेल ईटिंग का मतलब होता है जब मटेरियल होता है सॉलिड या फिर होता है बिग इन साइज, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस कुछ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी तुम्हारे नेचुरल, तुम्हें याद है नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, याद है कुछ वर्ड्स? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नेचुरल यस किलर सेल्स मैम, होते हैं। कफर हो गया, क्या करते हैं? liver हाँ, cells। कफर सेल्स जो लिवर में होते हैं, ये क्या करते हैं? ये किसी भी पैथोजन के पास जाते हैं, लेट्स से दिस इज कोविड, कोविड के पास जाएंगे, उसको पकड़े खा जाएंगे, आजा भाई खा जाओ, खा जाते हैं हम तेरे को, ठीक है, खा गए ना। सो दिस इज फेगोसाइटोसिस। अगर ये पार्टिकल थोड़ा छोटा होता, मैं कहती पिनोसाइटोसिस हो रही है। समझ में आया प्रोसेस? तो जो तुम खाना खाते हो तुम फेगोसाइटोसिस कर रहे हो, ऐसे इमेजिन कर लो, और जब तूने पानी पिया तो तूने पिनोसाइटोसिस की। अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे चलो। क्वेश्चन पता क्या आएगा इस पे? क्वेश्चन क्या आएगा? लाइसोसोम एसिडिक होता है अंदर से, बेसिक? एसिडिक। कितने मेम्ब्रेन से कवर होता है? उसके अंदर कैसे Single एंजाइम्स, कैसे एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। digestive प्रोटीन enzymes। अब आओ, अब आती है दो टर्म, ऑटोफेजी एंड एपोप्टोसिस। तो जो लाइसोसोम है वो क्या क्या करता है? देखो, लाइसोसोम का फंक्शन एक्चुअली, तो मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है। तो ये है इसके फंक्शन। यहाँ पर वो फेगोसाइटोसिस भी कर लेता है, जैसे कि मान लो किस सेल के अंदर खाना आया है, इसको मैं आगे समझाती हूँ, रुको, यहाँ से कंफ्यूज हो गए, पहले ये दो टर्म समझते हैं। यहाँ पे करती हूँ मैं लाइसोसोम का फंक्शन, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, ये मानते हो कि सेल बूढ़े होते हैं? यस मैम। सेल गेट ओल्ड, तो बेटा उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, क्या उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स भी बूढ़े होते होंगे? यस मैम। होते होंगे यस ना। मैम। अच्छा, सेल के अंदर जो Yes. ऑर्गेनेल्स है अगर वो भी बूढ़े होते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कोई डिफेक्ट हो जाए कि वो खराब वराब हो जाए, बीमार बीमूर हो जाए, हो सकता है ना, डिफेक्ट्स भी Yes, तो आते ma'am. हैं, है ना। तो अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, ये हो गया डिफेक्टिव, या फिर मैं कहूँ ये हो गया ओल्ड। अब नए इसने फिजन से, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से नए सेल बना लेता है, लेकिन कुछ बहुत ओल्ड पड़े हैं, अब ये इतने इफेक्टिव नहीं है, बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन तो कर नहीं रहे हैं। तो सेल क्या कहता है? कहता है लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम इनके पास जाता है, और ये जो ओल्ड वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ओल्ड वॉर्न आउट मतलब थक गए हैं अब जिंदगी से, ठीक है, वॉर्न आउट मतलब थक गए अब जिंदगी से, जैसे तुम्हें नहीं थकना है, ठीक है, मुझे भी नहीं थकना है, अभी तो हमारी शुरू हुई है, बच्चे ही तो हैं हम सारे। तो ओल्ड वॉर्न आउट सेल्स, या मैं कह लूँ डैमेज सेल्स जो सेल के अंदर होते हैं, अगर वो इकट्ठे होते जाएंगे ना तो सेल को नुकसान होता है उससे। सेल कहाँ सबको लेके चलता रहेगा, इतना ज़्यादा सेल है उसके अंदर, क्या दुनिया बसा ले वो? तो क्या करते हैं, लाइसोसोम जाके उनको खा लेते हैं। लाइसोसोम ईट देम करेंगे तो मैं कह सकती हूँ फेगोसाइटोसिस, Yes, ma'am. फेगोसाइटोसिस उसने कर दी। लेकिन अ स्पेशल टाइप ऑफ फेगोसाइटोसिस इन विच लाइसोसोम अपने ही सेल के कंपोनेंट्स को खा रहा है, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब खाना। सो व्हाट इज ऑटोफेजी? ऑटोफेजी इज व्हेन लाइसोसोम ईट्स, क्या ईट? वॉर्न आउट सेल्स और डैमेज सेल्स और यार सेल्स क्यों लिख रहा है, वॉर्न आउट सेल्स भी लिख रही हूँ मैं, सॉरी, वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स और डैमेज ऑर्गेनेल्स of the cell in which it lives। तो जिसके अंदर वो रहता है उसी के अंदर जो मरने वाले सेल्स हो रहे हैं, जो ओल्ड सेल हो रहे हैं, उनको वो खा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेजी। सो ऑटोफेजी इज ए काइंड ऑफ ए फेगोसाइटोसिस। समझ आई बात? Yes, ma'am. पक्का सबको? Yes, ma'am. तो ऑटोफेजी आपको लाइसोसोम शो करेगा, ठीक है। अब आती है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कहते हैं
Cell death. सुसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं हम इसको। तो सेल ना खुद से ही सुसाइड कर लेता है, उसे ऑटोफेजी कहते हैं, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। अब सेल खुद से क्यों मरता है? हर सेल की अपनी एक एज होती है, ठीक है। उस एज के बाद ना उसके अंदर का डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता, उसके अंदर प्रोटीन नहीं बनते। जब नए प्रोटीन नहीं बनेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को कैसे मेंटेन करेगी? उसको चाहिए होते हैं ना नए प्रोटीन बनते रहे और वो एक्टिव रहे। तो अगर तुम खाना नहीं खाओगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो तुम कैसे चलोगे? वैसे ही सेल को भी चाहिए होता है। तो धीरे धीरे देखो ऑर्गेनेल्स बूढ़े होते जा रहे हैं, उसको लाइसोसोम खाता चला भी जा रहा है, ठीक है, और नए प्रोटीन बन नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे एक टाइम आता है जब सेल को रियलाइज होता है नाउ इट्स टाइम टू डाई। तो एक तो होता है नेचुरल डेथ, नेचुरली सेल नोज इट हैज टू डाई, इट्स टाइम टू डेथ। और एक होता है मान लो सेल को कोई नुकसान हो गया, हो सकता है कैंसर कॉजिंग हो गया। ऐसा नहीं है सेल अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, कैंसर फैल बहुत जल्दी जाता है। तो मान लो उसको कोई डिफेक्ट हो गया, तो सेल इन डिफेक्ट, कोई बीमारी पकड़ लिया भैया सेल ने, तो सेल क्या कहता है? इट्स टाइम टू डाई। तो वो कमिट कर लेता है सुसाइड। तो जब सुसाइड वो कमिट करता है ना, उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। लेकिन वो सुसाइड करता कैसे है? अब मुझे बताओ, जो लाइसोसोम था उसके अंदर का पीएच कैसे था? Acidic. एसिडिक। है ना। Alpha अब सेल के अंदर पीएच तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, साइटोप्लाज्म में ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, लिटिल बिट एल्कलाइन होता है। लेकिन अगर मैं एसिडिक कर दूंगी तो बाकी चीजें जल जाएंगी। सो व्हाट हैपन इज इन दिस प्रोसेस, बहुत सारे, मैनी, एक नंबर नहीं है फिक्स, मैनी लाइसोसोम बैग्स बर्स्ट हो जाते हैं। वो बर्स्ट टुगेदर, एक साथ बर्स्ट होते हैं। देखो अगर एक एक करके फटा है, अगर मेरे सेल में एक आज लाइसोसोम फट गया तो उसका एसिड इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि मेरे पूरे सेल को इफेक्ट कर पाए, ठीक है। लेकिन कल जाके एक और फटा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक साथ मेरे सेल में 100 लाइसोसोम फट गई, अगर एक साथ 100 लाइसोसोम फट गई ना तो सारा सेल एसिडिक हो जाएगा, तो सेल की हो जाती है डेथ। तो मैनी लाइसोसोम बैग बर्स्ट टुगेदर कॉज सेल डेथ, और ऐसे सेल मर जाता है। So this process of cell death is known as apoptosis. नेचुरली भी एपोप्टोसिस होती है, और कभी कभार जब सेल को कोई प्रॉब्लम होती है तब भी वो अपने आप में एपोप्टोसिस इंड्यूस कर लेता है। उसके पास सिग्नलिंग का मैकेनिज्म होता है जिससे वो खुद से इंड्यूस कर लेता है। समझ आई बात? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, नोट डाउन करो इसे। मुझे ऑटोफेजी ma'am. में लिखा अपने लाइसोसोम ऑफ द सेल है कि ऑर्गेनेल से? वॉन आउट ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स नीचे lysosome eats of the cell. लाइसोसोम ईट देम ना। अच्छा, ओके सॉरी, ये मैंने ऐसे लिखा है भाई। लाइसोसोम ईट वॉन आउट ऑर्गेनेल्स और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल इन विच इट लिव्स। जिस सेल में वो रह रहा है उसी के ऑर्गेनेल्स खाता है, इसलिए ऑटोफेजी। समझ आया? ये डेफिनेशन ऊपर चली गई। प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, समझ में आया ये बोला क्या मैंने? Yes, ma'am. ओके, बस खत्म होने वाला है। लाइसोसोम हो गया, अब क्या बचा? एक ऑर्गेनेल मैम? बचा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, बोलो। First slide दिखा दो। ये मम्मी इससे प्रीवियस ये वाली। है? Done, ma'am. ओके चलो, लाइसोसोम डन। मैंने किया नोट अभी। कर ले भाई। बहुत लंबा मैम कर प्रीवियस वन। ले भाई, कर ले, कोई बात नहीं। 3 मजे मारूंगी मैं। मेरी एक बहुत पुरानी कॉलेज की फ्रेंड भी आ रही है। इसका ना भी फन हो गया तेरा। यार ये तो माइक बुक बंद करके ऐसे करता है ना कि बस कमाल है। चेंज ही कर तो ही बोलेगा ये। अब आओ नोट है एक जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। पहला, कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? सो एंजाइम जो ऑक्सीडेटिव होते हैं नेचर में, जैसे कि डिहाइड्रोजनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दीज आर एब्सेंट इन लाइसोसोम। ज्यादा दिमाग मत लगाना,
ठीक है, बस याद रख लेना, सिर्फ 2 एंजाइम बोले जो मैंने कंप्लीटली एब्सेंट है। तो जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं लाइसोसोम में, वो नहीं मिलते। डिहाइड्रोजिनेस और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये तुमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी में, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगी इस पे जाके। क्लियर है इतना? ये नोट कर लो, इससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा, तुमने टैडपोल सुना है? टैडपोल होता है, क्या बनता है टैडपोल से? मगरमच्छ बनता है, फ्रॉग। फ्रॉग बनता है। तो टैडपोल जो होता है उसकी टेल होती है, स्विम करने में मदद करती है, ऐसे मस्त स्विम करता है। यस फिर मैम। क्या होता है, फिर उसके पहले हाथ और पैर निकलते हैं। बेटा जब उसके हाथ और पैर निकलना स्टार्ट होते हैं ना, तब जो उसकी टेल होती है उसमें रिग्रेशन होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसकी टेल खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी रह जाती है ऐसे देखने के लिए, लेकिन वो खत्म होनी स्टार्ट होती है। तो ये देखो इतना स्मार्ट प्रोसेस है कि पहले क्या होगा, हाथ पैर निकलते हैं, उसके बाद उसकी टेल खत्म होती है। तो उसकी टेल जाती कहाँ है? टूट थोड़ी जाती है, उसकी टेल में होने लग जाता है टेल का रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब धीरे धीरे टेल के जो सेल्स है वो मरने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनके सेल्स को धीरे धीरे जो मार रहा है वो लाइसोसोम है। तो क्या करता है, वहां पर जो वो जो टेल के सेल्स होते हैं उसके अंदर लाइसोसोम फटना स्टार्ट हो जाएगा और टेल के सेल्स को धीरे 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 कम करना स्टार्ट कर देगा, किल करना स्टार्ट कर देगा। तो रिग्रेशन ऑफ टैडपोल लार्वा टेल इज बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम एक्टिविटी। ठीक है, यस मैम। ए फ्रॉग है, लिजर्ड है, ये लिजर्ड की टेल बड़ी होती है, चुप कर। मैं ऐसा लग रहा है कि इसकी टेल काटी है। कोई नहीं, तू रिग्रेशन याद रखियो भाई। तो ये पूछ सकते हैं तुमसे, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस लगेंगे, अभी बता दिया मैंने। है ओके, चलो आगे। यस मैम। ओके वैक्यूल, ओके ऑलराइट, काफी कुछ लिख दिया मैंने इस पे। है वैक्यूल का होता है, देखो सबसे पहली चीज जो सबको नहीं पता, पहली बात की है, जो वैक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल होती है और इसका बड़ा प्यारा सा नाम है। तो अगर तुम खा पी लो बहुत ज्यादा तो ऐसे गब्बू हो जाते हो, तो हम क्या कहते हैं, हम टोनो के घूमे, है ना। तो वैक्यूल भी मोस्टली बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी जो लेयर होती है वो होती है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट इज नथिंग बट ए सिंगल लेयर जो कवर कर रही है वैक्यूल को। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो टोनोप्लास्ट होता है थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही दिखता है, राइट। अब जो वैक्यूल होता है वो किस में मिलता है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? प्लांट सेल। प्लांट सेल। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बोथ। ठीक है, दोनों में होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, ये प्रोटिस्टा में भी होता है, डोंट माइंड। लेकिन प्लांट सेल में ये ना मेजरली डेवलप्ड होता है। प्लांट सेल में इतना डेवलप होता है कि उसका 90 से 90 to 99% का एरिया ये कवर कर लेता है। मेनली डेवलप यहाँ होता है, हमारे में क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, छोटू सा, लेकिन प्लांट सेल में ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैक्यूल होता है जिसकी टोनोप्लास्ट लेयर है, क्योंकि ये टुन सा होता है, पानी से भर जाता है ये, और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतनी क्लियर? यस मैम। वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अभी ये लास्ट ईयर नोबेल प्राइज मिला था इसके ऊपर, बहुत अच्छी रिसर्च की थी। साइंटिस्ट का नाम भूल गया था, तेरी की नाम भूल गई उनका, उन्होंने बहुत अच्छे से वो प्रोसेस बताया था, एपोप्टोसिस। प्लांट के वैक्यूल पर स्टडी कर रहे थे वो, उसके बेसिस पे एपोप्टोसिस का जो मैकेनिज्म है अभी 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ है, पहले नहीं पता था सिग्नलिंग सबको कि कितनी कॉम्प्लेक्स है, अभी डिस्कवर हुआ है, और वो वैक्यूल पे स्टडी कर रहे थे इतने टाइम से। तो ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट। आई फॉरगॉट द नेम एज यूजुअल, कोई बात नहीं, मुझे बर्थडे भूल जाते हैं, क्या चीज़ है नाम। तो वैक्यूल होते हैं 3 टाइप के, एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक होता है सेंट्रल वैक्यूल, और एक होता है फूड वैक्यूल। देखो वैक्यूल कुछ नहीं है, थैलियां हैं, बहुत बड़े बड़े से बैग है। ठीक है, बैग। तो फूड वैक्यूल कौन सा होगा, फूड वैक्यूल के अंदर क्या पड़ा होगा, इट इज अ फूड। बैग फिल्ड विथ फूड। यस मैम। खाना छुपा के रखा है इसने, देख रहे हो तुम, फूड भरा पड़ा है। कहीं से कोई प्लांट सेल का कुछ याद आया वैक्यूल से? कह दो याद आया, प्लीज कह दो। कुछ पढ़ा था किसी सेल, किसी प्लांट में वो वैक्यूल में खाना छुपा के रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैलेट? Yes, ma'am. यस मैम से तो बचेगी नहीं, बता दो कौन सा प्लांट, कौन से प्लांट में खाना वैक्यूल में छुपा के रखता है वो? प्लांट। कैम प्लांट में। तो देखो कैम प्लांट में जो वो वैक्यूल था ना जिसमें मैलेट पड़ा था, वो छोटा मोटा वैक्यूल नहीं था, उसका नाम था फूड वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल मोस्टली सेल के सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम होता है सेल को ग्रो कराना। ये पानी भर लेगा तो प्लांट सेल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आयंस भर लेगा, आयंस को रिजर्व में रखता है, ये आयंस को अंदर भरता है ये जबरदस्ती रिजर्व में रखने के लिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका ये। ठीक है, और ये अपने पिगमेंट भी रखता है। तो कभी तुमने वो पत्ता गोभी देखी जो पर्पल कलर की दिखती है,
देखिए यस मैम मैंने भी रिसेंटली देखी है तो उसने मुझे याद है, बहुत महंगी थी यार, मैंने नहीं ली। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो, क्योंकि जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ना उसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट को ऐसे कलर देते हैं, जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि वो कौन सा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल है। मैंने एजर्शन रीजन में कराया था, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर पिगमेंट में आ सकता है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करता है लेकिन प्लांट को पर्टिकुलर कलर देता है जो लेटर ऑन उसमें मदद करता है पॉलिनेशन में। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट था? दिख नहीं रहा सबको, क्या क्या लगता है? एंथोसायनिन, याद आया किसी को? यस या मैम। जो सुबह Yes, आते हैं ma'am. उनको तो याद आना चाहिए। एंथोसायनिन पे क्वेश्चन बनता है कि ये कैसा पिगमेंट है। इट इज अ वाटर सॉल्युबल, ठीक है। क्लोरोफिल इज ए लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट। ये भाई साहब पानी सॉल्युबल पिगमेंट है और ये फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करते, ये प्लांट को देते हैं कलर, ठीक है। तो याद रखना एंथोसायनिन पे एक बार एम्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो तब भी मैंने लिखवाया था, जो आए थे उनके पास तो होगा, राइट। और क्या होता है, सेल का वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर कर लेता है, कहता है बाद में बाहर फेंक देंगे, कोई चक्कर नहीं है। जैसे हम भी तो कूड़ेदान भरने देते हैं ना, फिर फेंकते हैं। तो फूड वैक्यूल खाना स्टोर करता है, फॉर एग्जाम्पल कैम्प प्लांट में मिला था ये। सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है, सेल के साइज को इंक्रीज करने में मदद करता है, वो पिगमेंट को स्टोर करके रखता है लाइक एंथोसायनिन। वो रिजर्वियर होता है आयंस का, बहुत सारे आयंस को अपने अंदर रखता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अंदर आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी आयन अंदर भरता रहता है कि कल को ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कहते हैं, ठीक है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रखता है। तो सेंट्रल वैक्यूल क्लियर। यस मैम। अब आता है कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल पता है कैसा है, ये है हमारा कचरे का डब्बा। ढब्बा लिख दिया मैंने, अरे इतनी खराब हिंदी, बेड़ा गर्क हो मेरा। डब्बा, यह है कचरे का डब्बा। ये एक तरफ से कचरा उठाता है और दूसरी तरफ से फेंक देता है। कचरे के डब्बे में कचरा क्या है यहाँ पे, ये है हमारा पानी। पानी आता ही चला जा रहा है सेल में, ठीक है, भरता ही चला जा रहा है, ऐसे तो सेल भावला फटफट आ जाएगा, है ना। और दूसरा, तुमको अगर याद है, मैं उसको ऐसे सॉल्यूशन में डाल दूं जिसमें सेल के अंदर पानी भरने लग जाए, तो वो मीडियम कैसा होगा, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक? सेल के अंदर पानी मूव कर रहा है, Hypertonic. हाइपरटोनिक। यू मेकिंग मी हाइपर। हाइपर मतलब बाहर आयन ज्यादा है, बाहर आयन ज्यादा है तो पानी बाहर आएगा, इट हाइपोटोनिक। तो Hypotonic. हाइपोटोनिक कंडीशन है, ये रहा डब्बा, मैं यही बना रही हूँ कि एक ही पेज का है, क्यों पीछे में जा रही हूँ। हाइपोटोनिक कंडीशन है, ठीक है, जल यहाँ ज्यादा है। ये रखा मैंने सेल अपना ब्लू कलर का बावला सा, ठीक है। ये रहा इसका वैक्यूल, ये पड़ा अंदर। अब तुम पानी डालते जाओ इसके अंदर, भगाते जाओ अंदर पानी, यार एक टाइम आएगा थक जाएगा ये। तो ये इतना पानी नहीं ले सकता क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं सेल वॉल है, वो धक्का देगी इसको कि भाई इतना पानी नहीं चाहिए, बाहर निकाल। तो ये क्या करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये कहता है कोई बात नहीं अंदर आ जा, पानी को भरता है, फिर बड़े ही स्टाइल से कोने में जाता है और जो एक्सेस पानी होता है ना उसको बाहर दफा कर देता है, निकल जा, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है। तो ये वो कचरे का डब्बा है, या फिर कभी तुमने देखा हो घर में पानी भर जाता हो तो सब बगैर से बाहर निकालते होते हैं, ठीक है। तो ये वो डब्बा है जिसकी मदद से एक्सेस पानी को सेल बाहर निकाल लेता है। समझ आई बात? यस मैम। Yes, ma'am. It is used to remove excess water from inside the plants. Got it? यस मैम। यूग्लिनोइड कहाँ पढ़ा था हमने कल, किस ऑर्गेनेल के रिस्पेक्ट में, किसमें? बहुत पीटेगा, सही से बता दे, बताता क्यों नहीं है। कौन से ऑर्गेनेल में पढ़ा था भाई कि यूग्लिनोइड में भी होता है, प्लांट सेल में होता है, वो कौन सा ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनोमस है नेचर में? माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. मिटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा। यूग्लिनोइड में भी होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता? नो होता है। फिर सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनोइड बोल रही, समझ नहीं आ रही? कौन सा ऑर्गेनेल है सेमी ऑटोनोमस? क्लोर प्लास्टेड्स है ना, उसमें से क्लोरोप्लास्ट। तो जो यूग्लिनोइड होता है ना उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी मिलते हैं। अब तुम में से एक बच्ची ने था जिसने यूग्लिनोइड पढ़ा और उनसे डाउट भी पूछा, स्मिता ने पढ़ा था, किसने पढ़ा Yes. था? तो सिर्फ Yes, एक ma'am. बच्ची ने कष्ट किया, तुम लोगों ने तो किया ना, तुम्हारे तो हाथ बहुत ही बिजी हो तुम लोग, है ना। तो अगर किसी ने यूग्लिनोइड पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत प्यार से उसके डायग्राम में बना हुआ है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल,
अब तुम पहचान सकते हो कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसके अंदर होता है ताकि वो पानी का लेवल मेंटेन करके रख सके। समझ आई? ज़्यादा पानी हो जाएगा, ज़्यादा आयंस हो जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी बिगड़ जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सेल के अंदर, ठीक है? तो यूग्लिनॉइड के अंदर मिलता है और फूड वैक्यूल कैम प्लांट के अंदर मिलता है। तो अब तुम बायो को रिलेट कर पाओगे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। समझ आई बात? यस जी, मैम। तो आ समझ आई? पढ़ा है नहीं है, ऐसी आएगी तो समझ है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। देखो तीनों में से सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ने मदद करी है ऑस्मो रेगुलेशन में। तो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? मेंटेनेंस ऑफ किसका? मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पानी एंड आयंस। तुम्हारे शरीर में अगर पानी और आयन का बैलेंस बिगड़ जाए तो मृत्यु निश्चित है, नहीं रोका जा सकता। कभी देखा है किसी को हिमाचल जाते हुए बहुत उल्टियाँ लग जाती है, बेहोशी की कंडीशन हो जाती है? क्यों? उल्टियाँ करने से बॉडी से बहुत सारा पानी निकल गया और आयंस भी निकल गए। तो ऐसे इंसान को सिर्फ पानी नहीं देते, उसको चीनी नमक मिला के पानी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीनी नमक से क्या होता है? चीनी नमक से आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करती है, NaCl ना। और शुगर कार्बोहाइड्रेट टूट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में मेंटेन करता है। ऐसे बंदे को सिर्फ पानी दोगे ना तब भी वो हिला रहेगा। इसलिए हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉल का पैकेट कैरी करना चाहिए। सुना है? तो जो इलेक्ट्रॉल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉल्स या इलेक्ट्रोलाइट, या तुमने इसकी ऐड भी सुनी होगी कि अगर छोटे बच्चों को लूज मोशंस हो जाए, लूज मोशंस में भी तो यही होता है, पानी बॉडी से निकलता है और आयंस भी निकल जाते हैं। तो क्या होता है, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बिगड़ जाती है। अगर ऑस्मोलैरिटी बिगड़ गई, आयंस का बैलेंस बिगड़ गया, तो मेरे नर्व्स कंडक्शन कैसे करेंगे? सिग्नल तो आयन की वजह से जा रहा है पूरे शरीर में, मेरे तो तारे ही हिल गई, फिर कैसे काम चलेगा? और पानी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर। पानी कम हो गया तो मर गई है, फिर नहीं बचती, कोई नहीं बचता फिर। तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम एक सेल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं। जो प्रोटिस्टा वगैरह उनमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है? हाँ, ORS गोल, राइट? तो ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं, ये नीट का क्वेश्चन बनता है। और हमारी बॉडी में भी ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए कभी भी ट्रैवल करो तो एक इलेक्ट्रोलाइट, ORS, इनके घोल का पैकेट जरूर रखो। एटलीस्ट किसी और को जरूरत हो तो उसे दो। और कभी किसी को उल्टियाँ लगे या लूज मोशन हो तो उसको हमेशा नमक चीनी मिक्स करके पानी पिलाना चाहिए। अगर उसको डायबिटीज़ नहीं है तो भाई पूछ लेना, ये चीनी वाला पानी मिला के बंदा उड़ा देना। भाई मैंने नहीं बोला तुम्हें। बायो का लेक्चर में पढ़ाया गया था ऐसा। डन? यस मैम। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। भाई राइबोसोम कहाँ बनते हैं एक सेल के अंदर? और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म, जय माता दी। वॉमिट की मेडिसिन मोस्टली वॉमिट को कंट्रोल करती है। वॉमिटिंग जनरली होती है स्टमक में, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल मोशन होने लग जाते हैं। मोशन सिकनेस इसी को कहते हैं ना, जो स्टमक है वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा करती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप पहाड़ों में जाओ तो थोड़ा अदरक वाला पानी पी के जाओ या अदरक खा के जाओ। हमें रीज़न नहीं पता, पर अदरक खाने से स्टमक की पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है। तो 2-3 घंटे पहले अदरक खा लो ना, तब भी वॉमिट की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो वॉमिट की मेडिसिन बस ये करती है, स्टमक को हिलाना बंद करती है, ठीक है? बस यही होता है उसका। एक साथ हिमांशु जी, एक साथ मिला दो, कोई चक्कर नहीं है, बस उसको डायबिटीज़ ना हो, बंदा मत उड़ा दियो तू। अब देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया, जय माता दी, यहीं खत्म करो। अब आओ छोटी सी ऑर्गेनेल पे जिसका नाम है राइबोसोम। तो मुझे ये बता दो राइबोसोम बने कहाँ थे सेल में? तुम प्रोकैरियोट भी छोड़, मुझे सिर्फ यूकैरियोट में बता दो कहाँ बने थे। न्यूक्लियस में कहाँ बने थे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है? आलस छोड़ के ऑलस को याद रख लो, यहाँ बने थे। इससे क्वेश्चन आएगा, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? जब ये बनते हैं ना तो ये 2 सब यूनिट से बनते हैं एक राइबोसोम। एक होती है इसकी बिग सब यूनिट, बड़े वाले भैया, और एक होते हैं छोटे वाले भैया, स्मॉल सब यूनिट, है ना? 2 यूनिट से बनते हैं ये। जब एक साथ कंबाइन होते हैं तब हम इनको कहते हैं राइबोसोम। एक साथ गले लग जाते हैं, जैसे तुम स्नोमैन बनाते हो बर्फ में, राइट? तो इन्हें कहते हैं राइबोसोम। अब हमें मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट वाले राइबोसोम का नंबर कितना होता है? 70s और यूकैरियोट्स में? 80s। यूकैरियोट्स में कहीं पे तुमको ये मिलते हैं 70s वाले? Yes ma'am। Mitochondria, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना? chloroplast, बहुत बढ़िया, यहाँ लिख लो यार, बहुत अच्छी बात है, याद है तुम्हें, शुक्र है, मैं तो अभी रो देती मैं, है ना? तो ये तुमको ये पूछते राइबोसोम बनते किससे भाई? क्या है इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट? हाँ बताओ। प्रोटीन। प्रोटीन्स।
ओके, बस प्रोटीन से बनते हैं, तो प्रोटीन ना बुला लूं मैं इसे, राइबोसोम क्यों बुला रही हूँ? है पागल समझे तूने मुझे? सही बता, पिटेगी। प्रोटीन्स पढ़स RNA भाई, राइबोसोम RNA। राइबो अरे बहुत बड़े इंसान है ये, क्या करते हैं ये पूरा बॉडी के अंदर सारे प्रोटीन बना रहे हैं, छोटे मोटे थोड़ी है। आरएनए इनका अपना है, राइबोसोमल आरएनए, छोटे में हम लिखते हैं आरआरएनए। ठीक है, तो आरआरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करूँ इसको, ये देखिए प्रोटीन की चेन है, ठीक है, उसके बीच में कहीं आरएनए से लहरा रहा है, ला 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 ला, ये एक यूनिट होगी। ठीक, सब यूनिट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। हम ऐसे बनाते हैं ना फोटो में, वो तो हम इजी करने के लिए बनाते हैं, होता तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो राइबोसोम इसका मिक्सचर है। एक क्वेश्चन तो ये आया। यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसको फैंसी वर्ड दूं तो ये क्या है? राइबोसोम आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक, अरे क्या टर्म था, मैं भूल गई, मैं टर्म भूल गई, रुको थोड़ी देर में याद आ जाएगा मुझे। कभी कभी मेरे अंदर गजनी की आत्मा आती है फीमेल वर्जन में। आओ, अब तुमको जो याद करना है राइबोसोम में, वो ये यूनिट्स याद करनी है। अब मुझे बताओ कि मैम ने एडवांस में यूनिट्स क्यों लिखी है, ये नंबर क्यों लिखे हैं, क्या लगता है? टाइम बचाएगी। हैं, टाइम बचाने के लिए? अच्छा, और कोई रीजन? मैम आपको याद नहीं रहता? मेरे को याद रिकॉल नहीं रहता। करवाने के लिए। अबे मुझे याद नहीं रहता। तेरा जोड़, मुझे याद नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, तुमको याद हो तो मुझे भी याद कराना, क्योंकि मुझे याद नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश करी, इसलिए मैंने कहा बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो नहीं मैं बता देती हूँ। लेकिन यार मैं तुमको बोलती हूँ ऑनेस्टली बात करो, तो मैं खुद ऑनेस्ट नहीं होंगी तो कैसे बोल सकती हूँ ना मैं ये बात। तो मैं ऑनेस्टली बताती हूँ भाई, मुझे बचपन से याद नहीं हो रहा। तुम अगर खुद भी याद कर लो तो मुझे भी याद करा देना। ओके, ऑलराइट। अब ओके देखो, मैम। ठीक है, तो राइबोसोम की जो दो सब यूनिट है वो प्रोटीन से बनके बनी है और आरएनए से मिलकर बनी है। अब देखो, जो राइबोसोम को हम ऐसे लिखते हैं ना 70S, तो इसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स अ नेम ऑफ ए यूनिट। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं कल कितने किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चली, तो किलोमीटर एक यूनिट है ना, वैसे ही 70S भी S एक यूनिट है। तो क्या होता है कि हम ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं साइंटिफिकेशन की, और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना राइबोसोम, और इसके अंदर और भी लिक्विड डालते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, साइंटिफिकेशन मशीन में डाल के इसे जोर जोर से घुमा देते हैं, बहुत जोर से घूमता है वो, ऐसा सारी ट्यूब सीधी हो जाती है मशीन में। फिर हम उसको रख देते हैं। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, जस्ट इमेजिन अपनी इमेजिनेशन में, इस टेस्ट ट्यूब पे नंबर लिखे 10 20 30 70 80। तो जब मैंने ये रखी तो यहाँ पर लेयर बन गई, हर कोई अपने वेट के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। ठीक है, तो जो 70S, ये जो पॉइंट है ना 70, यहाँ पर मुझे राइबोसोम की दोनों यूनिट फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 70 पे मुझे दोनों यूनिट फ्लोट करके दिखा रही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि 70S राइबोसोम है। S इस यूनिट को डिफाइन करने के लिए, इस नंबर को डिफाइन करने के लिए यूनिट है। समझ आई? तो 70 कोई ऐड वैड करने से कुछ नहीं होता, बस वो टेस्ट ट्यूब में हम देखते हैं कि ये 70 वाली यूनिट पे लाई करता है राइबोसोम, जब मैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन में घुमा देती हूँ। ये चीज़ों को अलग करने का तरीका होता है। खून को भी डाल के मैं घुमाऊंगी ना, तो तुम्हारे ब्लड सेल्स एक तरफ आ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे भारी वाले, हल्के मटेरियल ऊपर की तरफ, प्लाज्मा थोड़ा ऊपर की तरफ तैरता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे राइबोसोम को हम भी बेसिकली साइज के बेसिस पे और वेट के बेसिस पे अलग कर सकते हैं। समझ आई बात? यस मैम। और अगर मैं इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम भी डालती ना, तो वो मुझे कहाँ मिलता? 80S की लेस। 80S। हाँ ठीक है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मत कर, मैथ नहीं लगानी है। ओके, यस अब मैम। देखो, बस इसकी छोटी सी बात है, ये रही इसकी यूनिट। ठीक है, जब बड़ी वाली यूनिट ये है, पहले मेरे को बस इतना बता दो, रेड और येलो में से कौन सा प्रोकैरियोटिक होगा, कौन सा यूकैरियोटिक? येलो रेड यूकैरियोटिक। वाला प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है भाई, ये मैम आपने यूकैरियोटिक। लिखा तो है। मैंने देखा नहीं बेटा, जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ना, यूकैरियोटिक वाला भारी है देख, तो ये 60 है, इससे एक कम 50 है, ये 40 और ये 30 है, मुझको इतना ही याद है एक्चुअली। ये 23 RRNA से बने, ये 5 RRNA से बनी है। 50S यूनिट 2 टाइप के RNA से बनी होती है। ठीक है, तो ये ना तुझे खुद ही याद करना पड़ेगा, मुझे नहीं आता। ये ओके S मैम। लिखा होता है। ठीक है, मुझे सच में नहीं आता, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और ये प्रोटीन का नंबर लिखा है, तो यार तुम्हें याद हो मुझे भी याद करा देना। ठीक है, डन। यस मैम। मैंने तुमको पूरी बायो पढ़ाई है, तुम मुझे एक यूनिट तो याद करवा ही सकते हो।
है ना? Yes, ma'am. Yes, ट्रिक ma'am. लेकर आना। चलो डन, चलो आगे। Yes, अब ma'am. राइबोसोम हम कहते हैं मिलते हैं साथ में तब ये काम करते हैं, तो इनके मिलने के लिए इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम आयन। ठीक है, जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी एप्रोप्रिएट, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है इसलिए मेंशन भी नहीं किया, मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन एप्रोप्रिएट है तो बड़ी सब यूनिट छोटी सब यूनिट से मिलेगी और ये आगे प्रोसेस करेगी कौन सा? ट्रांसलेशन का, भाई प्रोटीन बनाएंगे। अगर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो ये मिलेंगे नहीं। ठीक है, कैन नॉट कंबाइन, लिख लो यहाँ, कैन नॉट कंबाइन। अच्छा, अगर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है फिर क्या होगा? क्या लगता है? ज़्यादा गले मिल जाएंगे, तब डाइमर बन जाता है। ये एक राइबोसोम है, उसके साथ दूसरा राइबोसोम भी लग जाता है, देन द डाइमर फॉर्म। ओके क्लियर? तो मैग्नीशियम आयन इज इंपॉर्टेंट, तुमसे मोस्टली मैग्नीशियम आयन पूछ लेंगे कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है फॉर राइबोसोमल सब यूनिट्स टू कम टुगेदर। ओके, Yes, ma'am. अब प्रोकैरियोटिक सेल में एक टर्म और देखते हो, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होते ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये mRNA का स्ट्रैंड है, ध्यान से देखना, ये एक mRNA का स्ट्रैंड है और उनमें कैपिंग टेलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर तुमको बहुत सारे राइबोसोम ऐसे लगे दिख जाएंगे, ये एक राइबोसोम, एक दो राइबोसोम, तीन राइबोसोम लग गए, बहुत सारे राइबोसोम लग गए। तो जब एक mRNA के ऊपर, ध्यान से देखना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब एक mRNA के ऊपर तुमको बहुत सारे राइबोसोम लग जाए तो उसको हम क्या बुलाते हैं? Polysome. पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। सो पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम तुम्हें सेल के स्ट्रक्चर में के अंदर एक स्ट्रक्चर दिख सकता है बैक्टीरिया सेल में, जहाँ पर एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगे हैं, तो पॉली मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स। ठीक है, ऑन mRNA। क्लियर? Yes, ma'am. लिख लिया? आज Yes, भाई ma'am. लेक्चर एक्सटेंड होगा, अब जाना चाहते जा सकते हैं, मैं रोकूंगी नहीं किसी को, लेकिन साइटोस्केलेटन पढ़ा के जाऊंगी ताकि तुम फ्री हो जाओ, उसके बाद तुम 3 दिन जो छुट्टी है तुम्हारी तो तुम आराम से सेल कंप्लीट कर लो। ठीक है? Yes, ओके, ma'am. आज तुम्हारी फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? मैम अगर जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी तो होगी। अच्छा, तो जल्दी तो नहीं हो पाएगी, तो फिर नहीं होगी। ठीक है, कितने बजे तक बोला था सर ने इन्फॉर्म करने के लिए? 9? ओके 9:30. 9:39 के बीच में। ठीक है, चलो साइटोस्केलेटन करा दूं? यस मैम। यो मैम। अगर जाना चाहो तो जा सकते हो भाई, मैंने किसी को नहीं पकड़ा। ठीक है, चैप्टर हमारा सेल ही और टॉपिक है हमारे स्केलेटन। बाय बाय तनीषा, टेक केयर। अब देखो, साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट, स्केलेटन मतलब हड्डियाँ, लेकिन सेल के अंदर वैसी हड्डी नहीं होती जैसे हमारी बॉडी में होती है। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को शेप देता है। जो सेल होता है ना, हर एक सेल के पास अपना भी एक नेटवर्क है उसकी बॉडी के अंदर, जो हड्डियाँ तो नहीं है लेकिन फाइबर से बना है, प्रोटीन के फाइबर से बना हुआ है, और वो उस सेल को स्ट्रक्चर देता है। तो कोई भी सेल का अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इज बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में हम पढ़ते हैं कि सेल के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो उसको स्ट्रक्चर देती हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाइबर इनसाइड सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन। ओके, यस मैम। तो ये सेल है और इसके अंदर बहुत सारे फाइबरस नेटवर्क मिलेंगे तुमको, साइटोस्केलेटन। ओके, जितना इजी हो सके उतना करने की कोशिश करूंगी। अब साइटोस्केलेटन जो होता है, ये जो मैंने तुम्हें यहाँ थ्रेड लाइक बना दी है, इसके अंदर ना 3 टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के प्रोटीन से बन सकता है। तो देखो, साइटोस्केलेटन का मतलब वही है, एक सेल के अंदर उसके फाइबर का ढांचा जो उसको एक स्ट्रक्चर देता है। अभी जो अंदर फाइबर है ना, वो उसके अंदर 3 टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं। ये फाइबर किसी 3 टाइप के प्रोटीन से बना हुआ हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास 3 नाम है। एक हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर के वो धागे हैं जिनके अंदर ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन है। तो प्रोटीन कौन सा है इसके पास? ट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ, वो वाले फाइबर है, वो वाला साइटोस्केलेटन है जिसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन है। उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इनके डायमीटर के बेसिस में नाम है। ठीक है, इसमें बहुत तरीके के प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केराटिन।
केराटिन भी एक है। एंड इसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, और कौन सा आता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। तो जो सबसे छोटा डायमीटर होता है ना, स्मॉलेस्ट डायमीटर, वो इसका है, और जिसका लार्जेस्ट डायमीटर है वो इसका है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली सा ये मतलब है भाई, दोहराने का नहीं है, ठीक है। इसका सिंपली सा मतलब है कि अगर ये धागे थे, ये सेल था और इसके अंदर के धागे थे, यार माइक बंद कर दो प्लीज। ये सेल के अंदर धागे थे, जब मैंने इसको बाहर निकाल के देखा तो मैंने देखा एक धागा ऐसा था जो अंदर से होलो था और इतना बड़ा था, तो ये मेरा होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाँ ये देखो, ये है डायमीटर जो बहुत बड़ा है। फिर मैंने एक धागा और था, ये ब्लू कलर से बना रही हूँ, जब मैंने इसको देखा तो ये थोड़ा छोटा था, होलो नहीं था अंदर से, ये मेरा इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है। और मैंने एक और धागा देख लिया, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये और भी पतला है। ओके, तो ये धागों का डायमीटर के बेसिस पे इनका नाम पड़े, इतनी बात क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो अपने माइंड में क्लियर रखना, सेल है, सेल के अंदर जो धागे पड़े हैं ना, वो उसका साइटोस्केलेटन है। अब वो अलग अलग प्रोटीन से बने होते हैं, तो हमने कहा 3 तरीके के धागे मिल सकते हैं। जैसे हम शर्ट का बटन टूटता है तो एक ब्लैक कलर की शर्ट है तो ब्लैक कलर के धागे से सिलोगे, व्हाइट है तो व्हाइट से सिलोगे, पिंक है तो पिंक से सिलोगे। वैसे ही जो साइटोस्केलेटन है वो 3 प्रोटीन से बना है, तो 3 अलग नाम है। जिस पे से क्वेश्चन आएगा दैट वुड बी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल कर ले। यस मैम। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ से मैं तुम्हें साथ करा देती हूँ, होलो सिलेंड्रिकल होते हैं ये, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? देखो, पहले तो ये बने होते हैं कौन से प्रोटीन से? ट्यूबिलिन। ट्यूबिलिन की ना 2 यूनिट होती है, अभी बताती हूँ। तो ट्यूबिलिन को तुम ऐसे गोला इमेजिन कर लो, ये ट्यूबिलिन है, ये 2 यूनिट से बना है, एक है एक ये गोला और एक मैं अलग कलर का गोला बनाती हूँ, ठीक है। इसे मैं कहती हूँ अल्फा ट्यूबिलिन और इसे मैं कहती हूँ, क्या बोलूँ मैं इसको? बीटा ट्यूबिलिन। हाँ। Beta tubulin. तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है? इसी से मिलकर बना है। तो पता है कैसे बनाते हो? देखो 1 2 3 4 5, अभी नंबर याद मत करना, अभी तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। एक धागा ऐसा लग गया, उसके पीछे दूसरे वाला लग गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगी ये एक गोला बन गया इनका, किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। ऐसे ही इसको पीछे करते जाओ, एक ग्रीन वाला बना लो, फिर एक येलो वाला बना लो, अरे अरे अरे, फिर येलो वाला बना लो, फिर ग्रीन वाला बना लो, फिर येलो वाला बना लो। तो ओवरऑल ये सिलेंड्रिकल का स्ट्रक्चर बन जाएगा और सेंटर से ये होलो होगा। तो इस प्रोटीन को मैं कहूंगी ये है मेरा माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूबिलिन। यस मैम। और हर एक गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा प्रोटीन? ट्यूबिलिन। Tubulin. हाँ, क्लियर। और अंदर से कैसा है ये? होलो, खाली, है ना। ऐसे एक टाइम के बाद हमारा दिमाग हो जाता है खाली, वैसे। समझ आई बात? यस मैम। यस डेफिनेटली साहिल, हेलिकल इमेज। चलो आगे चल रही हूँ। तो होलो सिलेंड्रिकल विद ल्यूमन, ये जो खाली रीजन है ना, इसको खाली नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ल्यूमन है ये। ओके, थाइलोकॉइड का ल्यूमन भी तो पढ़ा था। यस मैम। तो होलो है, सिलेंड्रिकल है और ल्यूमन है। इट इज थिकेस्ट ऑफ ऑल 3। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं नीट के। होलो वाला कौन सा है? यही है। प्रोटीन कौन सा है इसमें? ट्यूबिलिन। ये क्वेश्चन बनता है। अब ये क्या बनाता है यार? ये तुमने ये तो बोल दिया कि ये साइटोस्केलेटन है, लेकिन ये सेल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। क्या ये बनाता है? सेल के अंदर सेंट्रियोल, ये बनाता है सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर, और ये बनाता है सेल के अंदर सिलिया एंड फ्लैजिला। सुना सुना नाम है? यस मैम। Yes, ma'am. तीनों चीजें बनाता है ये, ठीक है। लेकिन ये जो सिलिया और फ्लैजिला बना रहा है, ये बना रहा है यूक्रियोट्स में। जो प्रोक्रियोट थे ना, जैसे बैक्टीरिया, उसके अंदर सेंट्रियो, ये माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया एंड फ्लैजिला नहीं बनाता, ठीक है। सो प्रोक्रियोट जो थे बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर ये नहीं होता। ये यूक्रियोटिक सेल का फीचर है सिर्फ, ठीक है। तो प्रोक्रियोटिक के अंदर कौन बनाता है? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन बनाता है। व्हाट फॉर्म? सिलिया एंड फ्लैजिला। इतना क्लियर? यस मैम। मुझे पता भी इमेज नहीं आ रही होगी दिमाग में, लेकिन थोड़ा आइडिया तो हो गया ना हम क्या कर रहे हैं। यस मैम। थोड़ा सा आइडिया Yes, होगा, ma'am. कोई बात नहीं। जितना समझ आता है उतना समझ लो, सारा एकदम से समझ आएगा भी नहीं, राइट। लेकिन जब मैं तुम्हें सेल डिवीजन कराऊंगी तब बहुत अच्छे से याद आएगा कि आज क्या पढ़ा था। तो थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो लेक्चर, फिर भाग जाना,
मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एक्स्ट्रा रोकना, पर आज खत्म कराना मुझे ताकि तुम क्वेश्चंस कर पाओ। अब देखो ये अगर सेल है और ये डिवाइडिंग स्टेज में जा रहा है, तो जब भी सेल डिवाइडिंग स्टेज में देखते हो तुम देखते हो ना ऑपोजिट पोल की तरफ कोई स्ट्रक्चर चले जाते हैं, फिर वहां से धागे निकलते हैं और धागे पकड़ के Yes, सेल को ma'am. खींचते हैं। तो जो Yes, ma'am. ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं इनको हम कहते हैं सेंट्रोजोम। चलो सेंट्रोजोम छोड़ो, कोई नहीं पढ़ेगा अभी, भूल जाओ। पहला वर्ड क्या पढ़ा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल Yes, बना ma'am. दो। देखो एक सिलेंडर बना दो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल का, ऐसा होल हो जा ऐसा, और इसी के 90 डिग्री पे एक और सिलेंडर रख ले माइक्रोट्यूब्यूल का, सेम प्रोटीन से बना है, ठीक है। Yes, तो ma'am. दो माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोटीन है जो एक दूसरे के पास पड़े हैं एज एट कौन सा एंगल होता है ये? 90 degree. 90 degree. 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों जो गोले हैं इन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल किससे बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। हमने पीछे ही देखा है, बस वो जो मैंने पीछे ये डायग्राम बनाया था ये वाला, इसको मैंने लिटा दिया है। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. अब ये जब पड़े होते हैं ना सेल के दोनों तरफ, ये क्या करते हैं, ये यहाँ से बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। ऐसा सुना है तुमने? स्पिंडल फाइबर निकलता है। Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. स्पिंडल फाइबर कैसे बनाते हैं? जो स्पिंडल फाइबर होता है, पीछे जाओ, स्पिंडल फाइबर किससे बना है? Microtubule से. तो पता है क्या करेगा ये? ध्यान से देखियो, ठीक है, एक बड़ी मजेदार चीज होने वाली है। हाँ अब साफ मत हो जाना। ये सेंट्रियोल होते हैं ना, ये धीरे धीरे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल के सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उसके पीछे अल्फा फिर बीटा, फिर अल्फा फिर बीटा, और ऐसे करते 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 क्या बन जाएगा? पूरा स्पिंडल फाइबर। तो बेटा वो जो स्पिंडल फाइबर है ना वो अल्फा और बीटा के प्रोटीन से ही बना होता है, ओके। बस वो है कि वो सिलेंडर की शेप में नहीं है, वो लंबे लंबे धागों की शेप में है, और इसी को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। बात समझ आई? Yes, कि ma'am. जो सेंट्रियोल है ना, कुछ नहीं है, वो सिलेंडर ऐसे पड़े हैं ना 90 डिग्री एंगल पे, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। अब यहाँ से और माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं एक रस्सी की तरह, वो भी अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बना है, तो वो रस्सी की तरह बनता चला जाता है और इसको हम स्पिंडल फाइबर कह देते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे भी अरेंज होते थे सिलेंडर की तरह, और वो फाइबर की तरह भी अरेंज हो सकते हैं, बस डिफरेंट अरेंजमेंट है। ये लिख लो, अगर मैंने रस्सी को पकड़ के ऐसे गोल गोल करके गुच्छा बना लिया तो वो मेरे सेंट्रियोल है, और अगर मैंने रस्सी को ऐसे खोल दिया तो वो मेरे स्पिंडल फाइबर है। लेकिन है तो एक ही चीज ना, समझ आई? यो मैम। Yes, ma'am. अभी जो सेंट्रियोल है ये अकेले नहीं पड़े होते, इनके आसपास होते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जिसके नाम तुम्हें नहीं याद करने मुबारक हो। तो इनके आसपास स्पेशल प्रोटीन पड़े होते हैं और ये सेंट्रियोल पड़े होते हैं। तो सेंट्रियोल और उनके आसपास स्पेशल प्रोटीन, इस रीजन को जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो हमें रीजन अलग से दिखता है, और इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस ये सेल में अलग से दिखता है। और सेंट्रोजोम वो रीजन है जिसके अंदर दो सेंट्रियोल अपने आसपास वाले प्रोटीन के साथ पड़े होते हैं, और जो सेंट्रियोल होते हैं उनके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। बात समझ आई? Yes, ma'am. कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन मत बना देना। तो ये गोले से लगता है कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन नहीं है। इतना क्लियर? Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट करना प्लीज। मैं कह रही हूँ कि ये तेरे सेंट्रियोल पड़े हैं ना, तो ये सेंट्रियोल के आसपास कुछ प्रोटीन भी पड़ा होता है। अब अगर तू इसको माइक्रोस्कोप में देखेगी ना तो ये रीजन तुझे थोड़ा डार्क सा दिखेगा, तो मैं इस साइड को बोल दूं कि ये है सेंट्रोजोम पूरा का पूरा। तो सेंट्रोजोम वो साइट होती है जहां पर दो सेंट्रियोल पड़े होते हैं अपने प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। और ये सेंट्रोजोम में कोई बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती कि ये गोला सा तुम्हें दिखेगा, बस वो ऐसे दिखता है बिकॉज ऑफ वो बहुत डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है। समझ आई बात? यस मैम। तो लिख लो यहाँ सेंट्रियोल प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के नाम याद नहीं करने, मुबारक हो। डन? Yes, ma'am. फोटो ले ली? No, ma'am. कब लेगी? कल? Lately, ma'am. 20 मिनट्स और, देन यू कैन गो, हो जाएगा। तो ये देखो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। फोटो लो इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्वेश्चन आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, तुमसे थोड़ी डिटेल में पूछेंगे वो कि तुम्हें समझ आया या नहीं, क्वेश्चन पूछना है उन्होंने। अब डन मैम। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कौन से वाला? ये वाला। इसकी अरेंजमेंट होती है 9+0, ठीक है। अब ये 9+0 अरेंजमेंट का क्या मतलब है, बस तुमको ये जानना है। भगवान के लिए कह दो मैंने डायग्राम बनाया है, शुक्र है, पागल हो जाती मैं।
देखो अब मैं क्या करती हूँ, ये सेंट्रियोल पड़ा था तेरा ऐसे, चल इसको काट देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने इसको काट के ना, ये वाला जो रीजन है ये देख, इसको थोड़ा यहाँ से देखते हैं, आंखें रखते हैं अपनी यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कैसे दिखता है, सेंट्रियोल बना किससे था, ट्यूबुलिन से बना था, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से, राइट। तो ये ट्यूबुलिन कैसे अरेंज होते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं, 9 के गोले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन के गोले हैं। अब इनके पीछे 2 और लगा दो, ये भी ट्यूबुलिन ही है। तो कितने कितने का रो हो गया, कितने का ग्रुप हुआ, 3. यस। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ 3 का ग्रुप है, 3 के ग्रुप में को मैं बुलाती हूँ ट्रिपलेट। और हर एक सर्कल कौन सा प्रोटीन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूबुलिन. Tubulin. ठीक है। तो ट्यूबुलिन के 3 के पेयर बन जाते हैं। और ये कितने पेयर है इन टोटल, 9. पेयर आर 9, राइट। अब सेंटर में जो रीजन होता है वो होता है खाली, ठीक है, एम्प्टी होता है ये। पर यहाँ पे थोड़े से प्रोटीन पड़े होते हैं जिसका ऐसा कोई खास रूल नहीं है। तो देखो 9 प्रोटीन है, 9 ट्यूबुलिन के प्रोटीन है जो 3 के ग्रुप में पड़े हैं। तो मैं इसे लिखूंगी कैसे, मैं लिखूंगी 9 विच रिप्रेजेंट्स कि कितने प्रोटीन पड़े हैं, ठीक है, ट्यूबुलिन 9 ट्यूबुलिन है। और सेंटर में कुछ नहीं है ना, इसलिए मैं लिखूंगी 0, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सेंटर। तो सेंटर में तो कोई ट्यूबुलिन नहीं लिखा मैंने, तो 9 का ग्रुप है और सेंटर में कुछ नहीं है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9 + 0। ये बात समझ आई, Yes, ma'am. किसमें मिली तुम्हें, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, Centriole. सेंट्रियोल में। तो सेंट्रियोल में अरेंजमेंट होती है 9 + 0। अब ये जो गोले हैं इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसे मैं कहती हूँ ABC, ठीक है। तो ये ऐसे खुले नहीं पड़े होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे, A से C की दोस्ती करा दो, A से C को मिला दो, तो ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसी शेप में रहते हैं। नहीं तो सेंट्रियोल अपना स्ट्रक्चर तोड़ देगा ना अगर वो सारे गोले अलग रहेंगे। और ये जो A वाला होता है वो सेंटर से भी मिला हुआ होता है, सेंटर के प्रोटीन से, इसलिए ये इस शेप में रहते हैं और इसे कार्टविल शेप कहते हैं। समझ आई बात, Yes, ma'am. डन। Done, ma'am. Yes, ma'am. देख, तो 2 सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बना रहे हैं और इसकी अरेंजमेंट कितनी है, 9 + 2, किसकी अरेंजमेंट है, 9 + 0 इस सेंट्रियोल की। सेंटर वाले खाली रीजन को हम हब कह देते हैं, उसमें प्रोटीन होता है बेसिकली और सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर, Yo, ma'am. भाई यही सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। अब मैं तुमको बस ये बताने वाली हूँ कि सेंट्रियोल तो तेरा हो गया, स्पिंडल फाइबर का भी हमने नहीं पढ़ना, अब हमें बस सीलिया और फ्लैजिला पढ़ना है, फिर भाग जाना। पढ़ा दूँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है पहले तो प्रोकैरियोट का पढ़ेंगे हम, नहीं तो फिर जतिन बोलेगा मैम आपने बताया नहीं, आधा बता के भाग गई। तो प्रोकैरियोट में जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला की इंटरनल जो कॉम्पोजिशन होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। तो प्रोकैरियोट में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़ा होता है हमारे पास बेसल बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, है? फिलामेंट। Hook. हुक, मेरे भी ध्यान से उतर गया तो पूछ रही थी यार मैं। और यहाँ से हुक से निकल रहा होता है हमारा शाफ्ट, और शाफ्ट को ही हम बोलते हैं बेसिकली हमारा फ्लैजिला। Filament. अब फ्लैजिला के बीच में प्रोटीन होगा ना कोई, तो प्रोटीन कौन सा है इसके बीच में, फ्लैजिलिन प्रोटीन। बेटा ये माइक्रोट्यूब्यूल वाला प्रोटीन तो है नहीं, ना माइक्रोफिलामेंट है ना माइक्रोट्यूब्यूल है, ना माइक्रोफिलामेंट है और ना इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन की कैटेगरी में नहीं आती। फ्लैजिला यूकैरियोट के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 9 + 2 अरेंजमेंट, 9 + 0 अरेंजमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी होती ही नहीं है। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोटीन का नाम पूछ सकता है। अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला। यूकैरियोटिक कोई सेल बताओ ह्यूमन का जिसके पास फ्लैजिला होता है, Sperm. स्पर्म, है ना। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो सेंट्रियोल ज्यादा बड़ा है,
देखो सेंट्रियोल की अरेंजमेंट क्या थी, क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तुमने, 9 + 0 ना, लेकिन जो 9 थे वो ट्रिपलेट थे ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ट्रिपलेट थे। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इन द केस ऑफ सिलिया और फ्लैजिला तुम अरेंजमेंट पढ़ोगे 9 + 2, और इसमें जो 9 है ना वो डबलेट है। तो प्रोटीन किस में ज्यादा होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा सेंट्रियोल में एज कंपेयर टू सिलिया एंड फ्लैजिला। अब देखो इसको बना लेते हैं, सेम वे में बनाना है। तो मैं कितने ये बनाऊं सर्कल, अभी बताती हूँ। ये कितने सर्कल बनाऊं, कोने में सेम ही होंगे, 9. 5 6 7 8 9। ट्यूबुलिन ऐसे अरेंज है, मैं तुम्हारे साथ टॉर्चर नहीं कर रही, मेरी गलती नहीं है। इसके पीछे एक और गोला बना दे, ए एंड बी हो गया, ये दोनों ट्यूबुलिन है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। जब पिपा के रहते हैं क्योंकि ठंड बहुत है हिमाचल में, गर्मियों में हम पढ़ेंगे तो ये बिखर जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, बिल्कुल होंगे, नहीं तो बिखर जाएंगे यार। Yo, ma'am. कनेक्ट कर दो, सिर से पैरों का मिलन कर दो भाई, दूसरे के सिर पैर रख के सोते हैं ये। बस यहाँ से मैं कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती हूँ, कहाँ पे क्या मिलाना था, बहुत कंफ्यूजन है भैया, बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, कॉर्नर में 9 है, अब सेंटर में भी ना यहाँ पर ऐसे प्रोटीन होता है। तो सेंटर में कितने ट्यूबुलिन प्रोटीन है, 2 2 2, इसलिए ये 9 + 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 इज सेंट्रल वाला। हब में कितने पड़े हैं, और सेंट्रल वाले के आसपास ना प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, इसलिए इस पूरे रीजन को, जो सेंटर वाला रीजन है पूरा का पूरा, इसको मैं किस नाम से बनाती हूँ, एक्सोनिम। कॉम्प्लिकेटेड नाम है ना, हाँ में, लेकिन है तो सिंपल सी चीज है, इतनी बुरी तो नहीं है। तो ये अरेंजमेंट होती है एक यूक्रियोटिक फ्लैजिला की। अगर मैं यहाँ स्पर्म बना दूं, ऐसे बनाते हैं स्पर्म, ऐसे ही होता है, बताना अगर गलत बना रही हूँ तो, ऐसे सही होता है। यस तो इसको सेंटर में अगर तुम काटोगे ना, ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो स्पर्म होता है इसके ऊपर एक्रोसोम होता है ना, यस मैम किसकी फ्यूजन से बनता है ये, सोच के आना, सोचना, बहुत अच्छी बात पता चलेगी तुम्हें। डन इतना, यस मैम Yes, ma'am. देखो 9 + 2 अरेंजमेंट, सेंट्रल जो कोर रीजन होता है हम उसको एक्सोनिमा बुलाते हैं, और ये कवर होता है सेंट्रल शीट से। और ये बताया मैंने, अब ये जो एक दूसरे से अटैच हो रही है ना सिर और पैर, इस प्रोटीन का नाम है नेक्सिन। और एक दूसरे से एक ट्यूबुलिन प्रोटीन अटैच होता है थ्रू रेडियल स्पोक्स। बस ये दो टर्मिनोलॉजीज है जो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी मिल जाएगी। ओके, यस मैम डन। मैम एक मिनट हाँ, वो पता तुम्हारी Done, मम्मी बोल ma'am. रही थी आज बायो वाली को क्या हुआ, छोड़ क्यों नहीं रही। मैं छोड़ रही हूँ, है 2 मिनट, हाँ लिटरली 5 मिनट। Previous slide. क्लास 2 दिन हाँ नहीं, मैं जा रही हूँ, आई एम ऑन हॉलीडे, घूमी 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 घूमी। चलो, अब एक बचा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में इतना याद रखना, ये माइक्रो फिलामेंट से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ये अलग अलग पिगमेंट से बने होते हैं, जैसे केराटिन, एपिथेलियल सेल में केराटिन मिलता है, तो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी हो जाएगा। डन, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, माइक्रो ट्यूब्यूल्स पे लगाना, क्वेश्चन उससे आता है। लास्ट कौन सा बचा, सीलिया Cilia. सिलिया एंड फ्लैजिला की इंटरनल अरेंजमेंट सेम होती है भाई, यूक्रियोटिक सिलिया एंड फ्लैजिला सेम इंटरनल अरेंजमेंट, यही होता है दोनों में। ओके, यस मैम डन, बस इतना था, आज जो